प्रॉब्लम्स में आपका एक्सपोज़र है नहीं, डिफ़िकल्टी में आपका एक्सपोज़र है नहीं, रिलैक्स एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो और सडनली 11th में एकदम सडन जंप हो जाता है। तो मेजर बच्चों के लिए वो एक्सेप्शनली शॉकिंग होता है और वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। जब इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इतने एग्ज़ाम्पल्स से आप एनालिसिस करेंगे, इमेजिन करो आपकी उस टॉपिक में कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये वो स्टेज है, आपकी एज की वो स्टेज है जहाँ पे आपका ब्रेन मोस्ट ससेप्टिबल होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन होता है। अभी की जो हैबिट्स हैं वो कैसे आपके आगे के करियर को, आपकी लाइफ को शेप करने में हेल्प करेगी। तो बट नेचुरल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि येस, अब मैं बड़े चैलेंजेस भी ले सकता हूँ, अब मैं आईआईटी में अच्छी रैंक भी ला सकता हूँ, मैं नीट में अच्छी रैंक के साथ में एम्स में सेलेक्ट हो सकता हूँ। हेलो एवरीवन, क्लास 8th 9th एंड 10th के काफ़ी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि स्कूल में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, आगे हमें क्लास 11th 12th में जेई नीट एंड अदर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करनी है, क्या हमें अभी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए? फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने से कहीं लाइफ हेक्टिक तो नहीं हो जाएगी, लोड बहुत बढ़ तो नहीं जाएगा, स्कूल के साथ सिंक बैठ पाएगा, कहीं स्कूल में परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं हो जाएगी? कुछ बच्चों का मानना रहता है कि दो हमें 11th और 12th में जेईई नीट की तैयारी करनी है, बट अभी हम केवल बोर्ड्स पे फोकस करना चाहते हैं, हम लाइफ को हेक्टिक नहीं बनाना चाहते हैं। तो आज इस सेशन में इसी टॉपिक पे मैं आपके साथ में इंपॉर्टेंट इनसाइट्स शेयर करूंगा। मैंने अपने सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको क्लास 8, 9th और 10th की पढ़ाई और जो जेईई और नीट की अप्रोच है, वो आपस में कैसे डिफरेंट होती है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकेंड पार्ट में स्कूल में जो आप 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्या अप्रोच होता है और फाउंडेशन कोर्स में जब सेम सिलेबस पढ़ते हैं, तो वहाँ अप्रोच में कैसे डिफरेंस रहता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। एंड थर्ड पार्ट में फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने पे आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जो आगे आपकी 11th और 12th में जेईई और नीट और दूसरे कॉम्पिटिशन्स की तैयारी को स्मूथ बनाते हैं, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को बढ़ाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो क्लास 8 टू 10th में पढ़ाई का पैटर्न है, वो हमारी जेईई और नीट की पढ़ाई से कैसे डिफरेंट है। तो सिलेबस वाइज देखें, तो स्कूल में, बोर्ड्स में हमारा एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट टॉपिक्स रहेंगे और वहीं हम जेईई और नीट की बात करें, तो इवन दो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस 11th और 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस ही है, बट बायोलॉजी को यदि अपन छोड़ दें, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको वे बियॉन्ड एनसीईआरटी थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को, प्रॉब्लम्स को डील करना होता है। यदि हम फोकस देखें, तो जो स्कूल बोर्ड बेस्ड अब स्टडीज रहेंगी, उसमें मेन फोकस हमारा थ्योरी पे रहेगा, बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे रहेगा, जिससे कि हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के और जो एमसीक्यूज हैं उनके आंसर्स दे पाएं। और वहीं हमारी जेईई और नीट जो रहेगी, वहाँ पे पढ़ाई एप्लीकेशन ओरिएंटेड रहेगी, लॉजिकल रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को डेवलप करने के एम से रहेगी। हम क्वेश्चन टाइप देखें, तो जो बोर्ड्स हैं, स्कूल स्टडीज हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस हमारे थ्योरी बेस्ड रहेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप। जो एमसीक्यूज रहेंगे वो भी फैक्ट्स बेस्ड या डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। और ये हम लोग जेईई और नीट की बात करें, तो ट्रिकियर क्वेश्चंस रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज रिक्वायरिंग मल्टी स्टेप थिंकिंग विथ रिगरस कैलकुलेशंस। ये क्वेश्चंस में डिफरेंस रहेगा। मैं डिफिकल्टी लेवल देखें, तो मोस्टली जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए स्कूल और बोर्ड्स की पढ़ाई इजी लेवल पे ही मैं रेट करूंगा। वहीं यदि हम लोग जेईई या नीट की बात करें, तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट रहता है, इसमें कोप अप करने में डिफिकल्टी होती है। बच्चों, यदि हम सिलेबस वाइज देखें, तो साइंस में और मैथ्स में क्लास 9th में 12 चैप्टर्स के अराउंड है और वही हम क्लास 10th में देखें, तो 13-14 चैप्टर्स के अराउंड है। साइंस का अलग पेपर होता है, मैथ्स का अलग पेपर होता है, दोनों के बीच में गैप रहता है, आपको रिवीजन का सफिशिएंट टाइम मिलता है। हम जेईई और नीट की बात करें, तो 3 घंटे के अंदर कंप्लीट 100 प्लस चैप्टर्स का आपको कंबाइंड एग्जाम देना होता है। तो ये आपके क्लास 9 10th के से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। वहाँ आपके अलग-अलग सब्जेक्ट से पेपर हो रहे हैं और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स का कंबाइंड पेपर हो रहा है। यदि हम स्टैटिस्टिक्स वाइज देखें, तो क्लास 10th में सीबीएसई में 2 लाख से ज़्यादा बच्चे 90+% स्कोर अटेन कर लेते हैं एंड 40,000 से ज़्यादा बच्चे 95+% स्कोर अचीव कर लेते हैं। हम जेईई और नीट की बात करें, तो आईआईटी में अराउंड 18,000 सीट्स हैं। उन 18,000 सीट्स के लिए करीब सवा 2 लाख बच्चे जेईई एडवांस के एग्जाम में अपीयर होते हैं और जेईई एडवांस के लिए जेईई मेन क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो पहले आपको जेईई मेन देना होता है, जिसमें करीब 15 लाख बच्चे अपीयर होते हैं।
उनमें से सवा 2 लाख बच्चे फ़िल्टर होते हैं, वो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं और वो बच्चे कॉम्पीट करते हैं ताकि आईआईटी की 18,000 सीट्स में से अपनी एक सीट ले पाएँ। हम नीट की बात करें तो नीट में करीब 48,000 प्लस 48,000 प्लस सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हैं और उनको के लिए ऑलमोस्ट मोर देन 25 लाख स्टूडेंट्स कॉम्पीट करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स कम है और एस्पिरेंट्स ज़्यादा है। बच्चे जब क्लास 8, 9, 10th में आप एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे होते हैं, तो दो हमारा एम होता है अच्छा स्कोर करना, अच्छी रैंक लाना, बट कहीं ऐसे ये फीलिंग नहीं होती कि पूरा करियर स्टेक पर है। यदि एग्ज़ाम बिगड़ गया तो मेरे करियर का क्या होगा? बट यही यदि अपन जेईई और नीट की बात करें, तो जेईई और नीट में वो 3 घंटे का जो एग्ज़ाम देने आप जाते हो, आपको बैकग्राउंड में मालूम होता है कि इसके बेसिस पे मेरा करियर डिसाइड होने वाला है कि मुझे आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेस लेवल रहता है, जो एंग्ज़ायटी लेवल रहता है, वो काफ़ी हाई रहता है। तो बेसिक यदि अपन टोटलिटी में देखें तो स्कूल और बोर्ड बेस्ड स्टडीज आपकी थ्योरी बेस्ड है, एप्लीकेशन इन्वॉल्व नहीं है। और वही हम लोग जेई और नीट की बात करें तो वहां पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, आपको सोचना पड़ता है। थ्योरी आपके दिमाग में होती है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। काफी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को कई बार एक साथ कंबाइन करके प्रॉब्लम में अप्लाई करना होता है और उसके लिए आपका हैबिचुअल होना जरूरी होता है। तो होता क्या है, ज़्यादातर बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बट क्योंकि क्लास 9th और 10th में इस तरह के पैटर्न से फ़ैमिलियर नहीं होते हैं और क्लास 11th में जब वो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए एकदम सरप्राइज़िंग एलिमेंट होता है। तो कुछ बच्चे जो एक्सेप्शनली शार्प होते हैं, वो तो उस पढ़ाई में कोप अप कर लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने में ठीक थे, बट क्योंकि बिल्कुल पैटर्न से फ़ैमिलियर नहीं होते हैं, तो उस वजह से वो कोप अप नहीं कर पाते हैं और धीरे-धीरे उन्हें अपने अंदर एक सेल्फ डाउट जनरेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि उस लेवल पे वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन, आपका माइंडसेट उस पैटर्न से बिल्कुल भी हैबिचुअल नहीं होता है। तो बच्चों, पेरेंट्स ये समझना ज़रूरी है कि क्लास 11th और 12th में जो पढ़ाई है, उसको डील करने के लिए एक्चुअली 11th और 12th का जितना स्पैन है, वो छोटा पड़ता है। क्योंकि आपकी क्लास 8 टू 10th की स्टडीज़ तो आपने काफ़ी ईज़ी लेवल पे कर रखी है। प्रॉब्लम्स में आपका एक्सपोज़र है नहीं, डिफ़िकल्टी में आपका एक्सपोज़र है नहीं, रिलैक्स एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हो और सडनली 11th में एकदम सडन जंप हो जाता है। तो मेजर बच्चों के लिए वो एक्सेप्शनली शॉकिंग होता है और वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपका अभी जेईई नीट के पैटर्न को समझना ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग में ये फीलिंग डेवलप हो कि यार यदि मुझे आगे की जर्नी स्मूथ करनी है, तो धीरे-धीरे अभी से अपने आप को फ़ैमिलियराइज़ कराना स्टार्ट करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि जो हमारी स्कूल बेस्ड स्टडीज़ है क्लास 8 थ्रू 10th में और जो फाउंडेशन में कोचिंग इंस्टीट्यूट में फाउंडेशन बेस्ड स्टडीज़ हैं, वो आपस में कैसे डिफरेंट रहेगी? देखिए, मैं पहले आपको टोटलिटी में एक पिक्चर देता हूँ। जो फाउंडेशन कोर्स का एम रहेगा, वो है आपकी थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करना, आपकी थिंकिंग एबिलिटी को ग्रो कराना। जब आपको कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है, सपोज़ जैसे से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पर 10th का टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ अलग-अलग सब टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हम चार्ज चार्ज की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। अलग-अलग तरह से चार्जिंग कैसे करते हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चार्ज वाला एक टॉपिक हो गया। तो आप चार्ज पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक आपको बेसिक एक्सरसाइज इन चैप्टर एक्सरसाइज रहती है जहाँ पे कि उस सब टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो और नेक्स्ट डे वो क्लास में डिस्कस हो। नेक्स्ट आपका से करंट टॉपिक है, तो करंट क्या होती है, करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट के पीछे कन्वेंशन क्या है, किस तरह के डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, डे टू डे लाइफ में करंट की यूटिलिटी क्या है, आप वो डिटेल में स्टडी करते हो। फिर से आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो काफ़ी सारे और उसके बाद आप इन चैप्टर एक्सरसाइज घर पे जाके सॉल्व करते हो। तो हर टॉपिक को सब टॉपिक में डिवाइड करके उस सब टॉपिक पे बेस्ड आपको सफिशिएंट एग्जाम्पल सॉल्व कराए जाते हैं और घर पे होमवर्क में आपको न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं ताकि उस सब टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरह से डेवलप कर पाओ। क्यों? क्योंकि फाउंडेशन कोर्स का बेसिक एम ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस
थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व करो ताकि आप में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, आपकी कैलकुलेशंस की स्किल्स अच्छी हो, आपका मेमोरी रिटेंशन बेटर हो। वहीं अपन स्कूल बेस्ड अप्रोच देखें, तो स्कूल में एक्चुअली देखिए समझिए वहाँ पे लिमिटेशन है टीचर की। वहाँ पे हेटेरोजीनियस क्राउड है, अलग-अलग लेवल के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं और टीचर का जो बेसिक एम रहेगा वो ये रहेगा कि यार हर बच्चा एक थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड परफॉर्म करे, स्कूल लेवल पे या बोर्ड्स लेवल पे वो अच्छा परफॉर्म करे। तो जितना बोर्ड्स लेवल के लिए रिक्वायरमेंट होगी, उतना ही टीचर क्लास में करवा पाएगा। इवन दो टीचर पढ़ाने में कैपेबल है, बट स्कूल के लिए, बोर्ड्स के लिए उसके उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वहाँ पे वो आपको जैसे सपोज़ करंट की बात करें, तो करंट बताया, डेफिनिशन बताई, फॉर्मूला बताया और आगे बढ़ जाएँगे। यदि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व कराएँगे, अदरवाइज़ आगे बढ़ जाएँगे क्योंकि वहाँ पे माइंडसेट आपकी थिंकिंग एबिलिटी या न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी को ग्रो कराना नहीं है। वहाँ ये इंश्योर करना है कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए और उस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। तो इस तरह से फाउंडेशन स्टडीज़ में और जो आपकी स्कूल स्टडीज़ है, बेसिक डिफरेंस ये रहेगा कि एक तरफ एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच रहेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटर न्यूमेरिकल्स और बेटर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओ। आपकी सोचने की, समझने की, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की, कैलकुलेशन करने की एबिलिटी डेवलप हो। और वहीं स्कूल में मेजर एम्फेसिस सिलेबस फिनिश करने में और बोर्ड्स लेवल पे आपको तैयार करने में रहेगा। तो उसी को देखो मैंने कैटेगराइज किया है। यदि हम करिकुलम का फोकस देखें, तो स्कूल में जो फोकस रहेगा वो इट कवर्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स एज पर बोर्ड सिलेबस। कोचिंग में यदि हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो इट गोज बियॉन्ड स्कूल सिलेबस। इट गोज बियॉन्ड स्कूल सिलेबस का मतलब क्या है कि एक्चुअली जैसे आपको सपोज करंट का या मिरर फॉर्मूला का या न्यूटन सेकंड लॉ का या मोमेंटम कंजर्वेशन का किसी भी टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। उसपे क्या-क्या फ़ॉर्मूलाज़ अलग-अलग तरह के होते हैं, उनमें किस-किस तरह के केसेज़ होते हैं, किस-किस तरह के क्वेश्चन्स बनते हैं, वो आपको बताया जाता है, उसपे बेस्ड एग्ज़ाम्पल्स कराए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट गोज़ बियॉन्ड स्कूल सिलेबस प्रिपेयरिंग फाउंडेशन फॉर जेईई एंड नीट। यदि हम डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट्स की बात करें, तो यहाँ टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी कि आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस, फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। और यहाँ जो स्ट्रेस रहेगा यहाँ जो एम्फेसाइज रहेगा वो डीप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे एंड एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग पे रहेगा। यदि हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की बात करें, तो मोस्टली स्कूल में थ्योरेटिकल विद लिमिटेड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन रहेगी और वहीं हम फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ओरिएंटेड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी रहेगी। यदि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की बात करें, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको रेडी किया जाएगा। और वहीं हम लोग यदि फाउंडेशन कोर्स की बात करें, तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस विद एडवांस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स। हम डाउट सॉल्विंग की बात करें, तो देखिए स्कूल में मैंने बताया क्लासरूम में हेटेरोजीनियस क्राउड है और टीचर की बेसिक एक प्रायोरिटी क्या होगी कि जो बॉटम लॉट है, वो चैप्टर को समझ पाएँ, बच्चे वो ठीक परफॉर्म कर लें क्योंकि अच्छे बच्चे तो जो है वो मैनेज कर लेंगे, बॉटम लॉट दिमाग में ज़्यादा रहेगा। तो डाउट्स जो होंगे वो उस चैप्टर में बोर्ड्स लेवल पे जितना है, उसी को टीचर कैटर करने में इंटरेस्टेड होंगे। उसके बियॉन्ड जो कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे, टीचर वहाँ पे हेजिटेंट रहेंगे क्योंकि उनको सिलेबस फिनिश करना है, बोर्ड्स के लिए रेडी करना है। वहीं यदि हम लोग फाउंडेशन कोर्स की बात करें, तो टीचर का एम है, अभी आप बैठे तो 9th और 10th में हो, बट टीचर आपको एज़ अ जेईई एस्पिरेंट, एज़ अ नीट एस्पिरेंट देख रहा है। उनके दिमाग में क्लैरिटी कि ये बच्चा 11th और 12th में आईआईटी, नीट इन सब की तैयारी करेगा और इसका इस समय जब पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है, तो अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो जो भी आपके दिमाग में डाउट्स आएँगे, आपको क्लासरूम में एनकरेज किया जाएगा या ऑफ द क्लासरूम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स अपने क्लेरिफाई करो ताकि आपकी क्लैरिटी रहे टॉपिक में, आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ। तो हमेशा दिमाग में एम यही रहेगा कि भई आप जेईई, नीट कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी कर रहे हो, उस तरह से आपको ग्रूम किया जाए। पेरेंट्स आप इस बात पे ध्यान देना, बच्चों आप भी समझना कि जो क्लास 9th का सिलेबस है, वो क्लास 11th का सबसेट यानी कि छोटा पार्ट है। क्लास 11th में जैसे अपन फिजिक्स की बात करें तो वहाँ पे मोशन चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है, वर्क एनर्जी चैप्टर है, थ्रस्ट, प्रेशर, ग्रेविटेशन चैप्टर है, साउंड चैप्टर है। ये पांचों चैप्टर 11th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। और ऐसे ही यदि हम लोग 12th में बात करें तो आप जैसे लाइट के 2 चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, फिजिक्स में मैं बात कर रहा हूँ। यही चैप्टर क्लास 12th में डिटेल में आप पढ़ेंगे। तो बच्चों जब पहली बार चैप्टर पढ़ते हैं, यदि उसी टाइम पे आपके कॉन्सेप्ट सही हो,
उसी टाइम पे आप थोड़ा डेप्थ में पढ़ लेते हो। तो जब 11th और 12th में उन टॉपिक्स को पढ़ोगे, तो जो पहले आपने मेहनत करी हुई है, वो सारी आपके काम आएगी। क्लासरूम में आपका एक बेटर अटेंशन होगा, एक बेटर कॉन्फिडेंस लेवल होगा और जल्दी से आप डिफ़िकल्टी लेवल में जंप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को 9th और 10th में थ्रू रिगरस प्रैक्टिस और क्लासरूम डिस्कशन के थ्रू समझा हुआ है। और वही वो बच्चे जो 9th और 10th में बेसिक एनसीईआरटी लेवल पे पढ़कर आ रहे हैं, है ना? आप बोर्ड्स लेवल पे तैयारी कर आ रहे हो। उनके लिए जब वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएँगे, तो वो ऑलमोस्ट नए होंगे। उनको मैनेज करने में, फर्दर होमवर्क करने में, फर्दर डिफ़िकल्टी लेवल रेज़ करने में काफ़ी उनको टाइम लगेगा, उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशन फ़ील होगा, डिस्कम्फ़र्ट फ़ील होगा। तो हमें ये समझना है कि सबसे अच्छा मौका, सबसे अच्छा अवसर अपने आप को डेवलप करना कब होता है, जब उस टॉपिक को आप पहली बार पढ़ रहे होते हो। तो 9th में, 10th में आप साइंस के मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स को पहली बार पढ़ रहे हो, तो क्लास 7th-8th में तो बेसिक आइडिया देते हैं आपको। यदि उसी टाइम पे बेटर अंडरस्टैंडिंग से, बेटर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से, बेटर न्यूमेरिकल्स के साथ में आप अपने बेसिक्स तैयार करते हैं, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से वो सेटल हो जाते हैं और क्लास 11th और 12th में क्योंकि आपका एक थिंकिंग पैटर्न बन चुका होता है, चीज़ों को लॉजिकली समझने का, रीज़निंग डेवलप करने का, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, तो 11th और 12th में आपकी जो जर्नी रहती है, वो काफ़ी स्मूथ रहती है। तो इस तरह से अपन ने स्कूल और यहाँ पे दोनों में आपस में बेसिक डिफरेंस देख लिया। हम बात करते हैं थर्ड सेक्शन पे आते हैं कि जो फाउंडेशन कोर्स हैं उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैंने 10 बेनिफिट्स यहाँ पे एनलिस्ट किए हैं जिनको मैं एक-एक करके आपके साथ शेयर करूँगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और जहाँ पे भी आपको कोई क्वेरी आती है, कोई कंसर्न आती है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं फर्दर कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट्स के बेसिस पे रिप्लाई करने का, उन पे यदि नीड है तो फर्दर वीडियोज़ सेशन बनाने का। तो हम बात करते हैं कि हमारे को क्या बेनिफिट्स रहेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी की यदि बात करें, तो क्लास 10th में यदि इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर देखेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में अराउंड 13 एग्ज़ाम्पल्स हैं, 13 एग्ज़ाम्पल हैं और वो भी डायरेक्ट फ़ॉर्मूला बेस्ड एग्ज़ाम्पल हैं। और उसके बाद हम अपन एक्सरसाइज़ की बात करेंगे, तो 5-6 एमसीक्यूज़ हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड और उसके बाद में 7-8 न्यूमेरिकल्स हैं। दैट्स इट, इतना में चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आप साल भर इलेक्ट्रिसिटी में उतना ही करते रहे। आपने अपने आप को लिमिटेड रखा। और यदि आपने फाउंडेशन कोर्स जॉइन किया है, तो आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 6 या 7 सबसेक्शंस हैं। हर सबसेक्शन में एग्जांपल्स काफ़ी सारे सॉल्व किए। उस पे बेस्ड इन चैप्टर एक्सरसाइज में 10, 15, 20 क्वेश्चन हर छोटे-छोटे सेक्शन में आपने सॉल्व किए। फिर उसके बाद में चैप्टर के फिनिश होने पे आपकी 3 या 4 एक्सरसाइजेज़ हैं, जिनमें ग्रेडेड वे में डिफिकल्टी वाइज़ आपके ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स हैं। तो एक चैप्टर में आप 200, 250, 300, 400 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स मिला के सॉल्व करते हैं। जब इतने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, इतने एग्जाम्पल्स से आप एनालिसिस करेंगे, इमेजिन करो आपकी उस टॉपिक में कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपका बेस कितना स्ट्रॉन्ग होगा, है ना? तो जो पहला फ़ायदा फाउंडेशन कोर्स का रहेगा, वो हर टॉपिक में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का रहेगा। आप डीपली सोच पाओगे उस टॉपिक में, आप रीज़निंग वाले अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एबिलिटी जनरेट कर पाओगे। और वो जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन की जा रही है, उनकी डे टू डे लाइफ में यूटिलिटी से कनेक्ट करके बताया जा रहा है, न्यूमेरिकल्स में कैसे इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं वो समझाया जा रहा है, आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो इससे जेन्युइनली आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। और एक बार रस आ जाता है ना, रस मतलब इंटरेस्ट, आपका एक बार पढ़ाई में इंटरेस्ट आ जाता है ना, तो फिर आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भैया पढ़ो, इस टाइम पे पढ़ो, अभी मोबाइल मत देखो, अभी टीवी मत देखो। आपको जेन्युइनली सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आ रहा है, आपको पढ़ाई करने का मन कर रहा है। क्वेश्चन सॉल्व करके जब आंसर मिलाते हैं ना, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं 3-4 स्टेप्स में और जब कैलकुलेशन फिनिश करके आंसर मिलाते हैं, एक अलग ही एक्सटैटिक फीलिंग होती है। तो आप वो मेरिमेंट, वो एन्जॉयमेंट जब लेना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको एंटरटेनमेंट के लिए टीवी की, मोबाइल की, इनकी ज़रूरत नहीं रहती है। तो जेन्युइनली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है, आपके पढ़ाई के आवर्स बढ़ते हैं, आपकी डेप्थ डेवलप होती है, आप क्लास 11th-12th और आगे की लाइफ के लिए बहुत बेटर वे में प्रिपेयर हो रहे होते हो। ये हम लोगों ने फर्स्ट बेनिफिट देखा। सेकंड मैं बात कर रहा हूँ आपके ब्रेन डेवलपमेंट से। पेरेंट्स आप इस बात पे स्पेशली ध्यान दीजिएगा, जो टीनेज है, यानी कि 13 से 19 तक की जो एज है, वहाँ पे ब्रेन मोस्ट फ्लेक्सिबल स्टेट में होता है और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा होता है। एक टर्म हम लोग यूज़ में लेते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि जिस तरह का एनवायरनमेंट इन टीनेज बच्चों को मिलता है,
उसी तरह से इनका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। यदि बच्चे ज़्यादा टाइम गेमिंग में, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे सीरीज़ में, मूवीज़ में, यूट्यूब के शॉर्ट्स में, वीडियोज़ में, इंस्टा पे रील्स में, स्नैपचैट से दोस्तों से कनेक्ट करने में, वहाँ 2, 3, 4 घंटे डेली यूज़ में दे रहे हैं, तो उनका ब्रेन उस तरह से डेवलप हो रहा है। और वहीं यदि बच्चे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझने में, है ना? इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम दे रहे हैं, तो वहाँ ब्रेन उस तरह से डेवलप हो रहा है। तो ये वो स्टेज है, आपकी एज की वो स्टेज है, जहाँ पे आपका ब्रेन मोस्ट ससेप्टिबल होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल सिचुएशन होता है कि जैसा आपको संगत मिलेगी, जैसा आपको वातावरण मिलेगा, उसी तरह से आपका ब्रेन डेवलप होगा, उसी तरह की आकांक्षाएँ, इच्छाएँ, कामनाएँ आपके दिमाग में आएगी, वो करने का मन करेगा। तो यहाँ हम पेरेंट्स का इस चीज़ के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल पे कॉशियस होना ज़रूरी है कि हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दें, ताकि ब्रेन उस तरह से सही तरह से डेवलप हो पाए। तो यहाँ पे मैं साइंटिफिकली बताऊँ, तो इस समय जो ब्रेन सेल्स होते हैं, जिनको न्यूरॉन्स बोलते हैं, हाईएस्ट रेट से डेवलप हो रही होती है। जो ब्रेन का एक पोर्शन होता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका रोल जो होता है डिसीजन मेकिंग में, लॉजिकल और रीजनिंग को डेवलप करने में होता है ना? तो ये जो चीजें होती है इस समय मैक्सिमम रेट से डेवलप हो रही होती है। तो आप समझिए, एक और चीज, हमारा ब्रेन, किसी भी काम को हम रिपीटेडली करते हैं, तो हमारा ब्रेन उस काम के लिए एक सर्किट बनाता है, एक न्यूरल सर्किट बनाता है, इसको न्यूरल पाथवे बोलते हैं। जैसे से उस काम को हम रिपीट करते हैं, आज किया, कल किया, फिर किया, तो न्यूरल पाथवे और स्ट्रांग होता जाता है, और स्ट्रांग होता जाता है, और स्ट्रांग होता जाता है, और हमें उस काम को करने में उतने ही कम एफर्ट्स, एनर्जी और अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब अपन 2 कैटेगरी में बच्चों को देखते हैं। एक बच्चे वो हैं, जो कि डेली 2, 3, 4 घंटे स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, ओटीटी पे हैं, सोशल मीडिया पर हैं, फ्रेंड्स से कनेक्ट करने में हैं। मेजर टाइम वो क्रैप देख रहे हैं, एडल्ट स्पेसेस में पोर्नोग्राफी, दूसरे कंटेंट्स देख रहे हैं। तो उनका दिमाग, उनके न्यूरल पाथवेज़ एक तरह से डेवलप हो रहे हैं। यही हम लोग दूसरी कैटेगरी लें, जहाँ पे कि बच्चे पढ़ाई की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। क्यों? क्योंकि उनको होमवर्क मिला है, उनको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उस तरह से उन्हें पढ़ाया जा रहा है। तो उनके न्यूरल पाथवेज़ उस तरह से बन रहे हैं। आपने टॉपिक को, बहुत टॉपिक में इनफ प्रैक्टिस करी है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उस टॉपिक में आपके बहुत अच्छा न्यूरल पाथवे बन गया है, स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे बन गया है। तो जब भी उस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ेंगे, तो ईज़िली आप रिकॉल कर पाएँगे। तो ब्रेन को हमें एक मसल की तरह समझना है, जैसे हम बॉडी में किसी भी मसल के लिए, हम बॉडी में किसी भी मसल के लिए जितनी प्रैक्टिस करते हैं, हमारी वो मसल उतनी स्ट्रांग होती आती है। सेम मैनर में हम ब्रेन को किस एक्टिविटी में रिपीटेडली लगा रहे हैं, हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उतना ही स्ट्रांग होता जाता है। तो फाउंडेशन कोर्स से आपके एकेडमिक्स ओरिएंटेड, न्यूमेरिकल सॉल्व सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के ओरिएंटेड आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होता है। ये मेरा सेकंड बेनिफिट जो मैंने आपके साथ में एनलिस्ट किया। थर्ड हम लोग बात करते हैं। देखिए, जब आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाई करते हैं, तो सपोज़ आप जुलाई में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अप्रैल टू जुलाई आपने जितना सिलेबस कवर अप किया है, उसका आपका कंबाइंड एग्ज़ाम रहेगा। यदि आप नवंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अप्रैल टू नवंबर आपने जितना सिलेबस कंबाइन कवर किया है, हर बार जो एग्ज़ाम होगा, वो कंबाइंड सिलेबस पे रहेगा। तो हर बार आप शुरू से टॉपिक्स को रिवाइज़ करते हो। ढेरों क्वेश्चन सॉल्व करते हो एक्सरसाइज़ शीट्स में, एग्ज़ाम्पल्स में, इन चैप्टर एक्सरसाइज़ में, तो इससे आपका मेमोरी रिटेंशन फ़ार बेटर होता है। इससे आपका मेमोरी रिटेंशन फार बेटर होता है, आपका अटेंशन स्पैन फार बेटर होता है। क्यों? क्योंकि आप रिपीटेडली शुरू से लेके लास्ट तक जितना सिलेबस कवर हुआ है, उसको रिवाइज़ कर के उस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके आप टेस्ट देते हो, तो मेमोरी रिटेंशन आपका बेटर होता है। फर्दर, क्योंकि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो और न्यूमेरिकल्स में अच्छी कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो रिपीटेड प्रैक्टिस से आपकी कैलकुलेशंस की जो स्किल है, वो बहुत इम्प्रूव होती है।
बच्चों मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ पेरेंट्स कि क्लास 11th और 12th में मेजर बच्चे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस इन क्लास 8th 10th उनकी अर्थमेटिक स्किल्स नंबर्स को हैंडल करने की स्किल्स उतनी अच्छी नहीं होती है। बच्चों को थ्योरी आ जाती है, कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्वेश्चन रीड करके मालूम पड़ जाता है कि क्या करना है, बट लास्ट में नंबर्स में वो फेल हो जाते हैं। जब कैलकुलेशन करते हैं तो मिस्टेक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थमेटिक स्किल्स पे उन्होंने उतना काम ही नहीं किया होता है, नंबर्स पे उतना काम ही नहीं किया होता है। और जो अच्छी रैंक लाने के लिए, सेलेक्ट होने के लिए एक प्री नेसेसिटी है कि आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होनी चाहिए। तो फाउंडेशन कोर्स में थ्रू रिगरस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। फियरलेस लर्निंग, फियर देखिए जब किसी टॉपिक में आपकी प्रैक्टिस कम होती है, आपको उतना एक्सपोज़र नहीं होता है, उतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो आपके अंदर एक फ़ियर होता है। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, तो आप थोड़ा फ़ियर फ़ील करते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटा-सा पार्ट होता है, जैसे बादाम के शेप का एक पार्ट होता है, जिसको कि हम लोग अमिगडाला बोलते हैं। तो वो जो अमिगडाला होता है, वो हमारा इंस्टेंट रिएक्शन वाला सेंटर होता है, जो कि हमारा फ़ियर जनरेट करता है। तो जब हम अच्छी पढ़ाई करते हैं, रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा फ़ियर फैक्टर जो होता है, वो रिड्यूस होने लगता है। हमारा जो फ़ियर सेंटर होता है, एक्चुअली जो अमिगडाला होता है, ये धीरे-धीरे श्रिंक होने लगता है। जैसे मेडिटेशन करने से, ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस करने से हमारा अमिगडाला ये जो फ़ियर सेंटर होता है, धीरे-धीरे श्रिंक होता है। सेम वे में आपकी रिगरस प्रैक्टिस करने से पढ़ाई के कॉन्टेक्स्ट में आपका जो फ़ियर का फैक्टर है, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होने लगता है। तो ये हम लोगों ने थर्ड बेनिफिट देखा कि कैसे मेमोरी रिटेंशन बेटर होता है, कैसे हमारी कैलकुलेशंस बेटर होती है और जो एग्ज़ाम को लेके, पढ़ाई को लेके जो फ़ियर होता है, परफॉर्मेंस का जो फ़ियर होता है, वो धीरे-धीरे रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की एंड प्रायोरिटाइज़ेशन की। देखिए, एक बच्चा है जो कि स्कूल जा रहा है, स्कूल के बाद में कुछ ट्यूशन्स हैं और बेसिक ट्यूशन्स हैं जो कि स्कूल लेवल की पढ़ाई को ही कैटर करने के लिए है और बाकी टाइम होमवर्क वगैरह करना है। तो बहुत ज़्यादा टास्क्स नहीं है जो कि उन्हें परफॉर्म करना है, टाइम फ्री है। तो धीरे-धीरे आपको काम को पोस्टपोन करने की आदत पड़ जाती है जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। क्योंकि आपके लिए जो लुक्रेटिव चीज़ें होती हैं, जो अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं, गेमिंग है, सोशल मीडिया है, ओटीटी है, मूवीज़, सीरीज़ ये सब है, वो आपके टाइम को ज़्यादा ले लेती है। आपका टाइम मैनेजमेंट धीरे-धीरे पुअर होने लगता है, आप लास्ट मिनट तक काम को पोस्टपोन करते हो। यही हम लोग फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स की बात करें, तो फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स जो टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं अच्छी तरह से, है ना? उनका टाइम मैनेजमेंट बेटर होने लगता है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्कूल की पढ़ाई मैनेज करनी है, स्कूल का होमवर्क मैनेज करना है, कोचिंग की पढ़ाई मैनेज करनी है, कोचिंग का होमवर्क मैनेज करना है, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी कुछ काम करना है, हॉबीज़ पे काम करना है। हम एनकरेज करते हैं फाउंडेशन कोर्स में कि यदि आपकी म्यूज़िक की, यदि आपकी ड्राइंग की, स्केचिंग की, किसी भी तरह की हॉबी है तो उसको भी साथ में परस्यू करो। क्यों? क्योंकि इस समय आपका ब्रेन ट्रेमेंडस न्यूरोप्लास्टिसिटी वाली स्टेज में होता है, तो जितना आप इस तरह की हॉबी परस्यू करोगे, उतना ही ब्रेन बेटर वे में ग्रो करेगा। तो आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए एनकरेज किया जाता है। तो बच्चे धीरे-धीरे अपने टाइम को बेटर वे में मैनेज करना सीखते हैं, शेड्यूलिंग करना सीखते हैं, अपने टास्क को एनलिस्ट करना सीखते हैं, उन्हें रिव्यू करना सीखते हैं, अपने टारगेट्स बनाना सीखते हैं, प्रायोरिटाइज़ करना सीखते हैं कि अच्छा मेरे पास ये 5 टास्क है, तो कल क्या इमीडिएट प्रायोरिटी तो उसके हिसाब से कौन-सा का टास्क कब करूँ। बच्चों को इवन स्कूल में भी जब फ्री ब्रेक मिलता है या ऐसे सब्स्टिट्यूट पीरियड्स मिलते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि उनके पास करने के लिए काम होता है, तो बजाय इसके कि टाइम खराब करने में, गॉसिपिंग में, वो अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज़ करने लगते हैं। स्कूल से घर आए, खाना खाया, रेस्ट किया, आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है क्योंकि आपके पास काम है, आपने एनलिस्ट कर रखे हैं, तो उस 1 घंटे में आप काम को बेटर वे में कर लेते हो। तो धीरे-धीरे आपका टाइम मैनेजमेंट, आपके प्रायोरिटाइज़ेशन की जो एबिलिटी है, वो बेटर होने लगती है। यही तो हमें कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में चाहिए कि आप बेटर वे में अपनी प्लानिंग कर लो, जो आपने डिसाइड किया है उसको एग्ज़ीक्यूट कर लो, प्रायोरिटाइज़ करना सीख जाओ। तो आप इमेजिन करके देखो यदि आप 15-16 साल की उम्र में क्लास 9-10th में ये एबिलिटी डे बाय डे डेवलप करते आ रहे हो, तो क्लास 11th और 12th में इसका कितना बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट हम 5th पॉइंट पर आते हैं। आप कोचिंग में देखिए स्कूल में क्या रहेगा, स्कूल में आपके प्री क्वार्टरलीज़ होंगे, आपके हाफ ईयरलीज़ होंगे, देन प्री बोर्ड्स, 2 प्री बोर्ड्स भी हो सकते हैं एंड देन बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे। तो लिमिटेड आपके एग्ज़ाम होने। यही हम लोग कोचिंग की बात करें तो ईच एंड एवरी फोर्टनाइट जितना आपने पढ़ा है उस पे बेस्ड आपका एग्जाम रहेगा। तो रिपीटेडली आपको एग्जाम देने की आदत पड़ जाती है। एग्जाम से जो फियर है वो धीरे धीरे आपका रिमूव होने लगता है। बार बार जब आप एग्जाम के लिए
सिलेबस को रिवाइज़ करते हो, तो चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर होने लगती है, परमानेंट मेमोरी में स्टोर होने लगती है और उस केस में आपका रिकॉल करना ईज़ी हो जाता है। तो धीरे-धीरे आपका कॉन्फिडेंस बेटर बिल्डअप होता है, कॉन्फिडेंस बेटर बिल्डअप होता है, एग्ज़ाम को लेके जो फ़ियर फैक्टर है, वो आपका कम होने लगता है। क्लास 11th और 12th में ज़्यादातर बच्चे पहली बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वो पहली बार फेस करते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है, प्रायोरिटाइज़ करना नहीं आता है, तो शुरू के महीनों में आपकी रैंक सफ़र करती है, वहाँ आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और उस वजह से फिर से सँभलने में आपको टाइम लगता है और सिलेबस लगातार आगे चलता जाता है। तो बच्चे कैपेबल होते हैं, बट क्योंकि उस तरह से डेवलप नहीं किया होता है, आपका टेम्परामेंट पहले से आपको प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए मेजर बच्चे कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो फाउंडेशन कोर्स में हम इस फैक्टर को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रेगुलर वे में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसे में बट नेचुरल है आपको सिलेबस में बहुत डेप्थ डेवलप होगी, बहुत कॉन्फिडेंस होगा, बहुत क्लैरिटी होगी। तो स्कूल एग्ज़ाम्स को आप बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएँगे। कम टाइम में स्कूल सिलेबस को पढ़ के आप एग्ज़ाम दे पाएँगे और बेटर परफ़ॉर्म कर पाएँगे और जब स्कूल और बोर्ड्स में आप बेटर परफ़ॉर्म करेंगे, तो बट नेचुरल है खुद के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक सेल्फ एश्योरेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैं अच्छा कर सकता हूँ। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट फीलिंग पेरेंट्स यही होती है कि आपको अंदर से फीलिंग आए कि येस मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे में वो कैपेबिलिटी है। वो कैसे आएगा? वो रूटीन वे में पढ़ने से, एग्ज़ाम को फेस करने से, वहाँ परफ़ॉर्म करने से, वहाँ से सीखने से आएगा और स्कूल में भी आप उस सपोर्ट सिस्टम की वजह से अच्छा कर पा रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस बट नेचुरली कि इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखें, डिजिटल डिसिप्लिन। वर्ल्ड वाइड दिस इज़ अ पेंडेमिक कि बच्चे डेली डेली जो टीनेजर्स हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा फ़ोन पे, स्क्रीन्स पे देते हैं और ज़्यादातर वो करते क्या है? ज़्यादातर उनका टाइम यूट्यूब पे वीडियोज़ देखने में, शॉर्ट्स देखने में, इंस्टा में रील्स देखने में, ओटीटी पे मूवीज़, सीरीज़ देखने में, सोशल साइट्स पे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे जाने में, यहीं पे उनका टाइम जाता है या एडल्ट स्पेसेस में कंटेंट्स को देखने में जाता है ना? तो पेरेंट्स के लिए एक मेजर हेडेक है कि बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चों का माइंडसेट बिगड़ रहा है, बच्चों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बच्चे किसी एक चीज़ पे ज़्यादा देर तक फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो गया है, सेल्फ एस्टीम कम हो गई है, कुछ इंस्पिरेशन नहीं मिलती है अच्छा करने के लिए, कोई छोटा-सा भी चैलेंज आता है, तो जल्दी से गिव अप कर देते हैं। अंदर से क जब आपको चैलेंज आता है, तो जो बने रहने की आपकी कैपेसिटी होती है, जिसको परसिवरेंस बोलते हैं, वो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 3-4 सालों से कोविड ऑनवर्ड्स आपने स्क्रीन पे मेजर टाइम स्पेंड किया है। तो फाउंडेशन कोर्स का बेनिफिट क्या है? फाउंडेशन कोर्स का बेनिफिट ये है कि वहाँ जो टीचर्स हैं, उन टीचर्स का प्राइमरी एम ये है कि बच्चे पढ़ाई करें, अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करें। तो वी ट्राई हार्ड, वी ट्राई थ्रू डिफरेंट मीन्स कि बच्चों को एजुकेट कर पाएँ कि आपका डिजिटली डिसिप्लिन्ड होना कितना ज़रूरी है। यदि आपने डिजिटली डिसिप्लिन ये वाला फैक्टर अपने आप में डेवलप कर लिया, तो आधा कॉम्पिटिशन तो आपने बिना पढ़े ही जीत लिया, है ना? तो बच्चों को और डिजिटल डिसिप्लिन आप कैसे हो पाते हो? अपन दूसरे तरीके से समझें कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, पढ़ाई में रस डेवलप होता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आता है, तो नेचुरली आपकी टेंडेंसी कम हो जाती है स्क्रीन पे जाके टाइम खराब करने में या अनप्रोडक्टिव चीज़ों को देखने में। तो ये एक मेजर फैक्टर है, मेजर एडवांटेज है। मैं एज़ अ टीचर हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल है क्लास 11th और 12th में, वो बच्चों का डिजिटली इनडिसिप्लिन होने का है। मतलब बच्चों को रेगुलर काउंसल करने पे भी वो क्योंकि 9th-10th में आपने इनफ टाइम स्पेंड किया है क्योंकि पढ़ाई आराम से मैनेज हो जाती थी। आपके पास सफिशिएंट टाइम होता था करने का, कुछ और करने के लिए होता नहीं था। आप 3 घंटे, 4 घंटे, 2-2 घंटे आप डेली स्क्रीन पे दे रहे हो, छुट्टी वाले दिन 5-5, 6-6, 7-7 घंटे आप स्क्रीन पे दे रहे हो। अब ऐसे बच्चे जब 11th क्लास में आएँगे, तो अगेन न्यूरल पाथवेज़ तो उस तरह के बने हुए हैं। आप दिन भर काम तो वो करते हो, तो पढ़ने बैठोगे, तो इच्छाएँ तो वही आएँगी कि यार चलो रील देख लेते हैं, चलो शॉर्ट देख लेते हैं, चलो गेम देख लेते हैं। तो मेजर बच्चे इवन कैपेबल होते हुए भी पढ़ाई के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारे पास एक मेजर एडवांटेज रहेगा कि हम बच्चों को डिजिटली डिसिप्लिन बना पाएँ। कैसे? पढ़ाई में इंटरेस्ट के थ्रू, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करके टेस्ट में अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनको देके हेल्दी वे में, प्लस
उनको एजुकेट करके, उनको बेटर वे में काउंसल करके। और बच्चे एक्चुअली रिलेट हो करते भी अपने आप को, क्योंकि हम उनको आगे के फ्यूचर से कोरिलेट करके दिखाते हैं कि अभी की जो हैबिट्स हैं, वो कैसे आपके आगे के करियर को, आपकी लाइफ को शेप करने में हेल्प करेगी। तो ये हमारा एक मेजर एडवांटेज रहेगा कि बच्चे डिजिटली डिसिप्लिन हो पाएँगे, अपने टाइम को बेटर यूज़ में ले पाएँगे। नेक्स्ट अपन एडवांटेज देखें। देखिए, आप क्या करना चाहते हो? आपके मन में कैसी इच्छाएँ आती हैं? बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है, आपकी कंपनी कैसी है। स्कूल में आप 10-12 सालों से, मतलब एलकेजी से आप सपोज़ 8 में, 9th में या 10th में आए हो, तो आपका एक पर्टिकुलर फ्रेंड सर्कल है, आपका एक लिमिटेड फ्रेंड्स का ग्रुप है, जिसमें आप इंटरैक्ट करते हो। वहाँ पे हर तरह के बच्चे हैं, कुछ का पढ़ाई में इंक्लिनेशन है, कुछ का नहीं है, आप हर एक से इन्फ्लुएंस होते हैं। यही हम लोग यदि फाउंडेशन कोर्स की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के जो पढ़ाई की तरफ इंक्लाइंड बच्चे हैं, जो पढ़ाई को लेके सिंसियर बच्चे हैं, जो एम्बिशियस बच्चे हैं, वो फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करते हैं। तो कहाँ आपका 7-8 का लिमिटेड एक फ्रेंड सर्कल था, वहीं अब आपका एकदम एक्सपोज़र बहुत बढ़ गया। अलग-अलग स्कूल के जो पढ़ाई की तरफ फ़ोकस बच्चे हैं, उनका ग्रुप आपके साथ बन गया। तो धीरे-धीरे आप उनके साथ बैठते हो, क्लासेस में डिस्कशन होता है, क्लासेस के बाद में आपका इन्फॉर्मल डिस्कशन होता है, आपका एक पीयर ग्रुप डेवलप होने लगता है। और वो पीयर ग्रुप ऐसा है जो कि पढ़ाई की तरफ फ़ोकस्ड है, जिनकी अपनी एस्पिरेशंस हैं, जिनको करियर को लेके हाई एस्पिरेशंस हैं, तो धीरे-धीरे आप भी उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, आपका भी और अच्छी पढ़ाई करने का मन करता है। एग्ज़ाम जब इन सारे बच्चों का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है और अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग रैंक आती है, तो आपको भी अपने आप को इम्प्रूव करने की एक इंस्पिरेशन मिलती है। और यहाँ टीचर्स का रोल रहता है कि आप डिस्करेज नहीं हो, इवन आप यदि परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको सही तरह से काउंसलिंग करके आपका एक माइंडसेट डेवलप किया जाए कि यार मुझे ग्रोथ पर्सपेक्टिव से अपने आप को देखना है और लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। तो ये पीयर ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और यदि आपका अर्ली क्लासेस में 9-10 में ही अच्छा पीयर ग्रुप डेवलप हो जाता है, तो डेफिनिटली 11th-12th में आप उसी ग्रुप में डिस्कशन करते हो, तो पढ़ाई और अच्छी तरह से हो पाती है, परफॉर्म करने के और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक मेजर एडवांटेज है, जो कि पेरेंट्स और बच्चे समझ नहीं पाते हैं उस टाइम पे, कि कैसे ये आपकी ओवरऑल रास्ते को, आपकी ट्रैजेक्टरी को ही चेंज कर देता है, थिंकिंग पैटर्न को ही चेंज कर देता है, यदि आपका पीयर ग्रुप अच्छा बन जाए, आप में एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप हो जाए। ये फाउंडेशन कोर्स का एक मेजर एडवांटेज रहेगा। जब आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, क्लासेस में डिस्कशन कर रहे हो, आपके डाउट्स डिस्कस हो रहे हैं, आपका एक अच्छा पीयर ग्रुप है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम आपका अच्छी हैबिट्स में जाता है, फिजिकल एक्टिविटी में, आपका स्पोर्ट्स में, आपकी हॉबीज़ में, आपकी पढ़ाई में जाता है। तो बट नेचुरल है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि यस, अब मैं बड़े चैलेंजेस भी ले सकता हूँ, अब मैं आईआईटी में अच्छी रैंक भी ला सकता हूँ, मैं नीट में अच्छी रैंक के साथ में एम्स में सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो आपका हॉराइज़न एस्पिरेशंस का, आपकी जो आकांक्षाओं का, आपके सपने जो हैं और बड़े होने लगते हैं। और ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती यही होती है छोटी एज में, कि हम कितना लिमिटेड सोचते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना ही हम अचीव कर पाते हैं। तो यदि आपका पीयर ग्रुप अच्छा है, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में हो और आप बहुत बड़ा सोच पाते हो, तो आप अकॉर्डिंगली उस तरह से डेवलप भी हो पाते हो। तो ये हमारा एक एडवांटेज, कि बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेटर सेल्फ एस्टीम एंड हायर एस्पिरेशंस, ये हम लोग डेवलप कर पाते हैं थ्रू फाउंडेशन कोर्स। तो बच्चों, ये हम लोगों ने लास्ट अब एडवांटेज हम लोग देखें, तो क्लास 11th और 12th में मेजर बच्चे, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत जोश से, बहुत एनर्जी से, बहुत ईमानदारी से कोर्स ज्वाइन करते हैं क्लास 11th में। बट विद इन अ मंथ, क्योंकि पढ़ाई का पैटर्न ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है, एकदम शॉक जंप होता है। मेजर बच्चे उसमें कोप अप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी हैबिट्स उस तरह से नहीं होती है, उनकी पर्सनालिटी उस तरह से नहीं होती है, उनका माइंडसेट उस तरह से नहीं होता है, उनके लिए एक सडन शॉक होता है। और जब तक वो संभलते हैं, तब तक सिलेबस आगे बढ़ता रहता है, कोप अप करने में डिफिकल्टी होती है। तो इवन दो आप कर सकते हो, बट आपको धीरे-धीरे अपने अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है। बट ये फाउंडेशन कोर्स के एडवांटेज से, क्योंकि आप पहले से उस पैटर्न से फ़ेमिलियर हो रहे हो, पढ़ने का पैटर्न आपको मालूम है, टीचर्स से आप फ़ेमिलियर हो, एनवायरनमेंट से आप फ़ेमिलियर हो, फ्रेंड सर्कल से आप फ़ेमिलियर हो, न्यूमेरिकल सॉल्विंग से आप फ़ेमिलियर हो, टेस्टिंग पैटर्न से आप फ़ेमिलियर हो, तो क्लास 11th में आपको कुछ भी नया नहीं लगता है, वही कंटिन्यूटी लगती है। तो आपका ट्रांज़िशन बहुत स्मूथ हो पाता है, आप बहुत अच्छी तरह से हायर स्टडीज़ से कोप अप कर पाते हो, कहीं पे भी सेल्फ डाउट नहीं आता है,
पढ़ाई अच्छी तरह से करते हो तो आपके परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चों, 2 सेपरेट स्टूडेंट्स ले पाए। एक स्टूडेंट जिसने अपने आप को स्कूल और बोर्ड्स की स्टडीज़ तक लिमिट किया हुआ है और बोर्ड्स की पढ़ाई के सपोर्ट के लिए कुछ ट्यूशन्स जॉइन करी हुई हैं। काफ़ी टाइम इनके पास खाली होता है, छुट्टी वाले दिन भी और स्कूल के बाद में भी, और उस टाइम को मेजरली ये स्क्रीन पे, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स पे, गेमिंग में, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे, इन सब चीज़ों में स्पेंड करते हैं। किस तरह का माइंडसेट, किस तरह की पर्सनैलिटी, किस तरह का ब्रेन इनका डेवलप हो रहा होगा, आप देखिए। और ये सेकंड कैटेगरी है, जिन्होंने स्कूल के साथ में फाउंडेशन कोर्स जॉइन किया हुआ है, जिनको हर दिन के टारगेट्स होते हैं, जो पढ़ाई में टाइम काफ़ी स्पेंड करते हैं, स्क्रीन पर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में ही टाइम देते हैं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करते हैं, रेगुलरली टेस्ट देते हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। आप बताइए, दोनों में से कौन-सा स्टूडेंट क्लास 11th और 12th में जेईई नीट एंड अदर कॉम्पिटिशन्स में बेटर कोप अप कर पाए? किसके सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी? थिंक ऑफ इट एंड डिसाइड। बच्चों, लास्ट में मैं यही बोलूँगा, यू स्टडी एट एन एडवांस लेवल नॉट बिकॉज़ यू आर स्मार्ट, बट बिकॉज़ इट मेक्स यू स्मार्ट। आप एडवांस लेवल पे इसलिए नहीं पढ़ते हो कि आप स्मार्ट हो, बल्कि आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि वो पढ़ाई आपको स्मार्ट बनाती है। थैंक यू ऑल। थैंक यू।